और बताओ यार, पढ़ाई वढ़ाई तो होती रहेगी। सब बढ़िया ना? घर में सब ठीक? मजे में। अच्छा, ये है लेक्चर 2। तो लास्ट वाले पार्ट में हमने देख लिया था कि कैसे कोई कंपनी लिस्ट हुई थी स्टॉक हम्म, मार्केट में। स्टॉक मार्केट मतलब ये एनएससी या बीएससी, इस केस में हमने एनएससी को देखा था। स्टॉक मार्केट में आगे उसने अपने शेयर्स लिस्ट कर दिए। हमने अपने ब्रोकर के थ्रू, बीच में ब्रोकर है, उससे शेयर्स खरीद लिए। ये एज अ सब्जी मंडी वर्क करता है, जहाँ पे सारी कंपनी आके अपने आपको लिस्ट करती है। और ये एज अ ब्रोकर वर्क करता है हमारे, मतलब जो पब्लिक है उसके और इस सब्जी मंडी के बीच में। जैसे मान के चलो, हमारा जो सब्जी वाला जो ठेली पे सब्जी लेके आता है, तो हमारा वो मंडी से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें उस कंपनी से मतलब रहता है थोड़ा थोड़ा, पर मंडी से हमें कोई मतलब नहीं होता है। मेनली हमारा फोकस होता है इस पे, ब्रोकर पे। हमने क्या करा, अपनी ऐप खोली, ऐप में हमारे आ जाएगा बाय या सेल का, जो भी कंपनी अपने शेयर्स लिस्ट कर रही होगी। हमने उसमें बाय पे क्लिक किया, शेयर्स बाय हो गए। ये दोनों है जिन लोगों ने बाय पे क्लिक किया और शेयर्स इनको मिल गए। ठीक है, इनके अकाउंट में आ गए। अब जब शेयर्स इनके अकाउंट में आते हैं, तो इनके पास एक सर्टिफिकेट आता है। सर्टिफिकेट समझते हैं? शेयर सर्टिफिकेट, जिस पे लिखा होता है कि भाई इस कंपनी के इतने शेयर्स, ये रिलायंस का शेयर सर्टिफिकेट, जिस पे लिखा होगा कि इस कंपनी के इतने शेयर्स तुम्हारे नाम पे हैं, इस रेट पे तुमने लिए थे इतनी तारीख को। ठीक है, जैसे ये एक्चुअल शेयर सर्टिफिकेट का एक कॉपी है यहाँ पे। तो अब ये तो कागज़ के टुकड़े में आते थे पहले, मतलब कई साल पहले ये कागज़ के टुकड़े में आपके घर पे डिलीवर होता था कि भैया ये शेयर सर्टिफिकेट है वगैरह वगैरह। और ये बहुत ही, मतलब लंबा टाइम टेकिंग वाला टास्क था। तो अब ये सब डिजिटल होता है। अभी भी शेयर सर्टिफिकेट एग्जिस्ट करता है, बट डिजिटल फॉर्म में। जैसे डिजिटल सिग्नेचर अगर यूज़ करते होंगे आप लोग, तो पता होगा कि डिजिटल सिग्नेचर कैसे काम करता है। वही सिग्नेचर डिजिटल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वैसे ही ये शेयर सर्टिफिकेट है। तो इसके लिए क्या करता है, जो आपका ब्रोकर होता है जीरोधा ना, वो आपके दो अकाउंट्स खोलता हम्म, है। एक तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट, जिसमें से आपने बाय किया था, या फिर जिसमें आपने अपने पैसे रखे हुए थे, या फिर जिसमें आप स्टॉक्स के नाम पढ़ रहे हो या उनको एनालाइज कर रहे हो, वो है आपका ट्रेडिंग अकाउंट, जिससे आप ट्रेड्स ले रहे हो। दूसरा वो आपका खोलता है डीमैट अकाउंट, क्योंकि इससे मैं इसलिए बता रहा हूँ, लास्ट वाली क्लास में इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आया था। बट एक्चुअल में आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है नहीं कि डीमैट अकाउंट क्या होता है, क्यों होता है। पर डीमैट अकाउंट में कुछ नहीं होता, सिर्फ जो आपने शेयर्स खरीदे हैं उनका एक्चुअल जो पेपर है ना, डिजिटल फॉर्म में, वो उस अकाउंट में स्टोर्ड रहता है। हम्म, और वो अकाउंट आपका जो ब्रोकर है वो नहीं हैंडल करता। वो अकाउंट एक दूसरी कंपनी पे होता है, पर आपको उस कंपनी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपके ब्रोकर ही आपके लिए फैसिलिटेट करेगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट और आपका डीमैट अकाउंट, दोनों। दोनों को वो खुलवाएगा, दोनों को वही मैनेज करवाएगा। आपको उस कंपनी पे कभी जाने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। वो कंपनी कौन सी होती है जो आपके शेयर सर्टिफिकेट को अपने पास रखती है, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये आपके लिए जानना इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। जस्ट बिकॉज आपको आइडिया रहे कि क्या है, तो इसलिए ये कंपनी। हाँ, तो डीमैट अकाउंट को डीमैट अकाउंट क्यों कहते हैं, ये भी आइडिया लग गया होगा। डीमैटीरियलाइज्ड अकाउंट, पहले मटेरियल की फॉर्म में आपको पेपर मिलता था, अब वो डीमटेरियल कर दिया, मतलब मटेरियल से हट गया वो, अब वो डिजिटल फॉर्म में है, तो डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट। डिपॉजिटरी के बारे में आपको जान लिया, जानना इंपॉर्टेंट था नहीं, फिर भी मैंने बता दिया आपकी नॉलेज के लिए। मेन चीज़ यहाँ पे थी कि कंपनी जो है ना एक्सपैंड कर रही है, क्योंकि उसको पैसा मिल गया, उसने शेयर्स पब्लिक में दे दिए। लास्ट पार्ट में हमने यही पढ़ा था ना, जो कंपनी थी शू मेकिंग वाली, अब उसकी एक फैक्ट्री थी, अब उसकी 4 फैक्ट्रियाँ हैं, वो और एक्सपैंड करने में लगी है। अब उस कंपनी को, जो उसने शेयर्स आपको दिए थे, उससे कोई मतलब नहीं है। आप उस शेयर्स का क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, उसको किसको बेच रहे हो, किसको खरीद रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ना वो आपसे वो शेयर खरीद रही है। ठीक है, उसने तो बेच दिए, अब आप देखो अपने शेयर, शेयर्स मतलब हिस्सेदारी जो आपने उस कंपनी में खरीदी हुई थी। क्लियर? तो वो हम्म, उसके बाद एक्सपैंड कर रही है। और आप ऑन दी अदर हैंड, आप में से कुछ लोगों ने उसके शेयर खरीदे हैं, जैसे इन दोनों ने खरीद रखे हैं, इनके पास शेयर सर्टिफिकेट है। कुछ लोगों ने नहीं खरीदे। ठीक है, अब आप लोग डिसाइड करोगे उसको बेचना या खरीदना आपस में। तो सारी जो एक्चुअल ट्रेडिंग है ना, जो कुछ चीज़ है, वो सब कुछ यहीं पे होता है आपस में आप लोगों के। ये कंपनी के साथ नहीं होता। बहुत से लोगों को लगता है कि अगर मैं पैसे दे के शेयर खरीद रहा हूँ तो पैसा कंपनी को जा रहा है। वो सिर्फ तभी कंपनी को गया था जब आईपीओ में शेयर उसके लॉन्च हुए थे, है ना। उसके बाद से तो उसे आप आपस में ही ट्रेड कर रहे हो। अगर इस आदमी को चाहिए जो ये कह रहा है यार मुझे नहीं मिल पाया शेयर, ये निराश है इस बात से, तो ये बोलेगा भाई मैं खरीदना चाह रहा हूँ तेरे से शेयर, तो मेरे को बता क्या प्राइस में बेचेगा। और ये एक प्राइस तय करेगा बेचने का, ये खरीदने का तय करेगा, और इधर से शेयर इधर शिफ्ट हो जाएंगे। क्लियर है ना? बहुत ही ठीक सिंपल है, है, हाँ, मुझे नहीं क्लियर। लगता कि हाँ। इसमें एक एक डाउट है, जैसे यहाँ पे, हाँ। जैसे कंपनी ने आईपीओ के टाइम पे फॉर एग्जांपल अपना जो शेयर है वो 1000 रुपीज में सेल कर दिया कंपनी ने। हाँ। 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 अब जैसे ऑब्वियसली बात है, शेयर जो है वो मार्केट में भी आ चुका है। हाँ, अब कंपनी को तो आईपीओ के टाइम पे 1000 रुपये एक शेयर की अगर मैं एक बात शेयर करूँ, के मिल गए। उन्हें 1000 रुपये, हाँ, मिल हाँ, गए। उन्हें 1000 रुपये मिल गए। अब मार्केट में आने पे उनका शेयर, मान लेते हैं हम लोग आपस में ट्रेड चल रहा है हमारा,
और उसका शेयर का प्राइस 1500 या 2000 समथिंग ऐसे करके पहुंच गया, तो अब वो शेयर का प्राइस 1500 रहे या 2000 जाए, उससे कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब उनको रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता, उनको सिर्फ एक तो फर्क ये पड़ता हजार है, आ जाए उन्होंने जितना अपनी कंपनी की वैल्यू अपने आप को किया था। देखो, सारा गेम ही कंपनी के वैल्यूएशन का होता है। कोई भी ना प्रेडिक्ट नहीं कर सकता एग्जैक्टली कि ये कंपनी कितना वैल्यू करे। शार्क टैंक देखते होंगे, शार्क टैंक में यही है कि हाँ जो करके आ रहा है उसको पता है अपनी कंपनी की वैल्यू अपने नज़रिए के हिसाब से, जो वहाँ बैठे हैं उनको पता है उनके नज़रिए के हिसाब से। तो वैल्यू कभी भी ऐसा नहीं होती कि ये दो नंबर्स को जोड़ दिया, जैसे वो कहते हैं कि हम आपको इसका प्रॉफिट का या रिवेन्यू का इतने टाइम्स का मल्टीपल से आपकी कंपनी को वैल्यू कर रहे हैं, है ना। तो ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि आपको 5 टाइम्स 10 टाइम्स के मल्टीपल से करना है, क्योंकि हर एक कंपनी के चेंज होने के साथ साथ उसके डायनेमिक्स पूरी तरह बदल जाते हैं, उसके सेंटिमेंट्स पूरी तरह बदल जाते हैं, है ना। तो उस कंपनी का क्या प्राइस है उनको नहीं फर्क पड़ता है मार्केट में क्या प्राइस है। बस ये है कि मतलब लोग, आम जो जनता है अब उस कंपनी को किस दृष्टि से देखती है उस पर फर्क पड़ता है। मतलब उन आम जनता के मन में उस कंपनी के प्रति क्या विचार होते हैं। मानो कोई कंपनी है जिसका बहुत अच्छा रेट है मार्केट में उसके शेयर्स का, कंपनी को एक्चुअल टर्म्स में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट क्योंकि उसका रेट इतना अच्छा है तो लोग उसे एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट दे रहे हैं कि यार वो पता है इतने इतने महंगे उस पर बिकती है तो शायद। तो ये सारी छोटी मोटी चीज़ें हैं जिससे कंपनी को ज़्यादा नहीं फर्क पड़ता, है ना। बहुत सी सिंपल सी चीज़ें। तो क्या था, इसमें मैं एक लाइन लिखी है कि ऑल ऑफ अस विल बी ट्रेडिंग विद दीज स्टॉक्स नॉट द कंपनी। बहुत से लोगों को इस पर डाउट होता है कि कंपनी ट्रेड कर रही है हमारे साथ, हम खरीद रहे हैं बेच रहे हैं। कंपनी नहीं, हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। अभी तक इतना ही समझना, आगे बताऊंगा कि वैल्यू कैसे डिफाइन होती है उसकी ना। अब क्या होता है, स्टॉक्स तो लिमिटेड है, ठीक है। ये समझ में आ गया कि कंपनी ने फिक्स निकाले, अगर 10,000 स्टॉक्स निकाले तो 10,000 ही है मार्केट में। अब उसको एक ही आदमी 10,000 खरीद ले, चाहे 10,000 लोग एक एक खरीदें, वो उनके ऊपर है। फिर उसके बाद वो किसी में बांटें कुछ करें, उनके ऊपर है। पर वो जो नंबर ऑफ शेयर्स है ना वो लिमिटेड है। वो तो कंपनी का मतलब अपना इंटरनल मैटर होता होगा ना, मतलब वो तो कि वो उनकी मर्जी है, वो अपना उनका। अगर उसके बैक स्टोरी पे जाना है तो क्या होता है, कंपनी ना मतलब कुछ बैंक्स वगैरह का यूज़ करके, पूरा ये फाइनेंस का मैटर है, एक वैल्यू डिफाइन करती है कि अच्छा। वैल्यू होनी चाहिए, फिर उस वैल्यू को बांटती है कुछ शेयर्स में, फिर देखती है जो ओनर्स हैं वो कितनी अपने उसको डाइल्यूट करना चाह रहे हैं, जो उसके एक्चुअल प्रमोटर्स हैं। मानो वो चाह रहे हैं आधी कंपनी बेच के, अगर वो मान रहे हैं 100 करोड़ की हमारी पूरी कंपनी की वैल्यू, एग्जाम्पल, वो चाह रहे हैं कि मैं अपनी कंपनी की जो 100 करोड़ वैल्यू है इसमें मैं चाहता हूँ कि 50% में कंपनी का हिस्सा किसी और को दे दूँ और 50 करोड़ जनता से उठा लूँ। तो जो मालिक है कंपनी के ना, उनके पास जो वैल्यू है, मानो उन्होंने एक एक शेयर बांट दिया 1-1 करोड़ का, तो 100 शेयर हो गए 100 करोड़ के, तो 50 शेयर 50 करोड़ के तो जो प्रमोटर्स है उनके पास हैं ही, मार्केट में सिर्फ आएंगे 50 शेयर्स 1-1 करोड़ के, और वो 50 बांटेंगे आपस में। तो कंपनी की ओवरऑल वैल्यू कितनी रही, 100 करोड़। पर क्योंकि मार्केट में आने के बाद शेयर्स के प्राइस चेंज हो जाते हैं, तो वो उनके शेयर्स के प्राइस भी चेंज हो रहे होंगे जो प्रमोटर है। जाहिर सी बात, उनके पास भी वही शेयर है, आधे शेयर उनके पास है। उन्होंने फुल कंपनी बेच दी है तो बात अलग है, लेकिन अगर उनके पास आधे शेयर है तो उनकी भी वैल्यू चेंज होगी। लेकिन उनको ज़्यादा मतलब इससे होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जितना उन्होंने बेचना था कंपनी को कैपिटल से इन्फ्यूज़ करने के लिए, मतलब कंपनी में पैसा लाने के लिए, उतना उन्होंने ऑलरेडी बेच दिया। अब उन्हें कोई शेयर्स बेचने की इच्छा है नहीं, तो उन्हें कोई मतलब नहीं होता कि क्या मार्केट में रेट चल रहा है। उन्हें मतलब है अपनी कंपनी ग्रो करने से। कंपनी बड़ी हो जाएगी तो मान के चलते हैं ऑटोमेटिकली शेयर्स की तो अपने आप वैल्यू बढ़ ही जाएगी, अगर हम कंपनी को बड़ी कर लेते हैं, ठीक है। तो कोई आदमी जिसके पास ये शेयर है, वो इस शेयर को किसी प्राइस पे बेचना तभी चाहेगा जब उसको लगेगा कि अब ये शेयर सस्ता होने वाला है, और कोई है इस शेयर को खरीदना तभी चाहेगा जब उसको लगेगा कि अब ये शेयर महंगा होने वाला है, ठीक है। क्योंकि वो लिमिटेड है तो वो सस्ता महंगा होगा ही। ऐसा तो है नहीं इसको खरीदना है तो इसके लिए एक नया पैदा हो जाएगा, है ना, वही वाले शेयर को वो खरीदेगा। एक चीज़ समझनी होती है, जो शेयर्स जो होते हैं ना वो गोल्ड की तरह होते हैं। जैसे गोल्ड है ना, गोल्ड के केस में क्या होता है, गोल्ड हम एक सर्टेन रेट पर खरीदते हैं, उसका रेट फ्लक्चुएट करता रहता है। अगर हम गोल्ड से कमाना चाहते हैं तो हमारा पर्पस होता है कि हम उसके रेट को प्रेडिक्ट करें कि कब गोल्ड सस्ता है और कब महंगा है। तो जब सस्ता हो तब हम उसको खरीद लें, और फिर जब वो महंगा हो जाए तब बेच दें। बहुत सिंपल सी चीज़ है। वैसी शेयर्स में बाय लो सेल हाई, है ना, कि सस्ते में हम खरीद लें जब उसका रेट कम था, और हम उसे महंगे में बेच दें जब उसका रेट ज़्यादा हो जाएगा। पर वाई विल द प्राइस ऑफ ए स्टॉक चेंज? अब प्राइस चेंज ही क्यों होगा, ये क्वेश्चन आपके मन में आना चाहिए कि एक किसी भी स्टॉक का प्राइस क्यों चेंज होगा। अगर कंपनी ने 1,000 रुपये में एक स्टॉक निकाल दिया तो प्राइस चेंज क्यों होगा? तो शेयर का जो प्राइस है ना वो मूव करता है डिमांड और सप्लाई की वजह से। डिमांड और सप्लाई क्या होता है, ठीक है, डेफिनेशन मैंने सामने लिख रखी, अगर किसी को वैसे ही जाना हो डेफिनेशन के हिसाब से तो पढ़ सकता है आराम से, डिमांड की भी और सप्लाई की भी। डिमांड रिप्रेजेंट द डिजायर और इंटरेस्ट ऑफ अ इन्वेस्टर टू बाय स्टॉक। सिंपल भाषा में बताता हूँ,
डिमांड का मतलब है कि खरीदने वाले की इच्छा, जितनी तीव्र उसकी इच्छा होगी कि उसको खरीदना है, उतनी ज़्यादा उस चीज़ की डिमांड होगी। अब खरीदने वाला एक नहीं होगा, खरीदने वाले काफ़ी लोग होंगे। जितने ज़्यादा लोग खरीदने की इच्छा रखेंगे, किसी चीज़ की डिमांड बढ़ेगी। जितने ज़्यादा बेचने वाले लोग बेचने की इच्छा रखेंगे, उतनी उस चीज़ की सप्लाई बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि वो लिमिटेड है वो चीज़। लिमिटेड चीज़ों के केस में ऐसा होता है। अगर चीज़ लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है, तो फिर तो उसका कोई ना डिमांड, उसका कोई रेट ही नहीं है ना। अब जैसे पत्थर हैं सड़क पे, वो तो अनलिमिटेड उसमें पड़े हुए हैं। उनके वो कोई लिमिट लिमिट तो है नहीं कि कुछ ही लोगों के पास वो है, और जब वो बेचने की इच्छा रखेंगे तभी बिकेगी चीज़, और जब कोई खरीदने की इच्छा रखेगा तभी खरीदेंगे। ठीक है, तो लिमिटेड चीज़ है, कोई इच्छा रखेगा बेचने की तो उसकी डिमांड, क्या कहते हैं, सप्लाई जनरेट होगी। कोई खरीदने की इच्छा रखेगा तो उसकी डिमांड जनरेट होगी। एक एक एग्जांपल पहले समझ लेते हैं। जैसे मान के चलो कि आप कह रहे हो मेरे पास प्याज पड़े हैं, प्याज ना घर पे, आप चाह रहे हो उसको 100 रुपये किलो बेचना है। तो आपकी बेचने की इच्छा है 100 रुपये किलो, पर कोई खरीद ही नहीं रहा है, लोग उसे मार्केट में 30 रुपये किलो ले ले रहे। तो क्योंकि उसे 30 रुपये के हिसाब से बेचने वाले ज़्यादा लोग हैं मार्केट में, है ना, और जो खरीदने वाले हैं वो भी उसके 30 रुपये से ज़्यादा देने नहीं चाह रहे, क्योंकि वो 30 रुपये में मिल रहा है मार्केट में। तो उसका रेट डिसाइड हो गया कि वो 30 रुपये में बिकेगा। अब अगर आप अपने प्याज को 100 रुपये में बेचना चाह रहे हो तो वो नहीं बिकेगा, वो चाहे आप उसका कोई भी रेट तय कर लो। अब मान लो कि कोई ऐसा परिस्थिति आ गई कि दुनिया से प्याज ही खत्म हो गए, है ना, पर आपके पास रखे हैं, और अब आप उसके 100 रुपये मांगोगे, तो वही लोग जो पहले 30 रुपये उसके दे रहे थे, अब वो अगर उन्हें चाहिए होगा तो वो आपको 100 रुपये देंगे, नहीं तो वो नहीं लेंगे, है ना। तो मार्केट से वो चीज़ गायब हो गई जो 30 रुपये वाले लोग बेच रहे थे, क्योंकि वो मार्केट से खत्म हो गया। अब एक और मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, फिर इन दोनों को रिलेट करते हुए चीज़ बताऊंगा। जैसे कि आप एक मकान खरीदने जा रहे हो, है ना, किसी ने आपको बताया कि इस मकान का रेट है 1 करोड़ रुपए। तो उस मकान का रेट क्या है, मतलब उसकी मार्केट वैल्यू क्या है? मतलब अगर वो मकान एक स्टॉक होता तो उस स्टॉक का रेट क्या 1 करोड़ रुपए होता? हाँ, क्योंकि मतलब बेचने वाला जो बता रहा है फिर तो वही हो सकता है शायद। एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता। ठीक है, अच्छा। बेचने वाला का तो जो मर्जी हो, जो मतलब मांग लेगा, वो कहेगा मेरे को तो 2 करोड़ लूंगा तभी दूंगा मैं कोई चीज़। खरीदने वाला आपको कहेगा तो 85 लाख दूंगा, मैं उससे ज़्यादा दूंगा नहीं। तो ना उसका रेट 50 लाख है, ना उसका रेट 2 करोड़ है। उसका रेट वही है जिसपे एक बेचने वाला और एक खरीदने वाला दोनों एग्री करते हैं और एक ट्रांजेक्शन को होने देते हैं। ऐसे नहीं कि अपने मन में मान लिया हमने कि हमने 2 करोड़ रेट है। रेट उसका तभी है 2 करोड़ अगर किसी ने उसको 2 करोड़ में बेचा हो और किसी ने 2 करोड़ में खरीदा भी हो, तो माना जाता है। ट्रेड हुआ बेसिकली। एग्जैक्टली जिस जिस वैल्यू पे लास्ट ट्रेड होता है ना, जो भी लास्ट ट्रेड है, कोई मकान खरीदने जा रहे हो तो उस एरिया में जो लास्ट मकान जिस वैल्यू के हिसाब से बिका होगा ना, तो वही उस जगह की मार्केट वैल्यू है। बाकी करंटली जब तुम जा रहे हो और लोग डबल कोट कर रहे हैं आपको वैल्यू, और आप नहीं खरीद रहे हो, तो उनके कोट करने से कुछ नहीं होता। और समझे, मार्केट एक ऐसी चीज है कि मार्केट एक लिविंग थिंग की तरह ऑपरेट करने लग जाता है, कि वो अपनी वैल्यू खुद डिसाइड करता है। वो डिसाइड तभी करता है जब बायर और सेलर दोनों एग्री करते हैं किसी एक कॉमन ग्राउंड पे। ठीक है, तो वो रेट तय होता है। अब यहाँ पे ना एक ट्रिकी चीज़ है समझने के लिए इस सब में ही, कि ये डिमांड सप्लाई कैसे जनरेट होती है और प्राइस कैसे मूव करता है। बाकी जो हम अभी इनकी बात कर रहे थे ना, बाकी चीज़ों की, उन सब के पीछे ना एक वैल्यू थी। मैंने आपको प्याज अगर आपने खरीदने हैं तो आप उसको घर में पकाओगे, खाओगे, रख लोगे, है ना। गोल्ड भी है, अगर गोल्ड खरीदा तो गोल्ड को पहन सकते हो, उसका यूज़ कर सकते हो, आप समझ रहे हो। लेकिन शेयर्स के केस में ऐसा नहीं है। तो शेयर्स के केस में उनका आप यूज़ तो कर नहीं सकते। तो जाहिर सी बात है, जो यूज़ करने वाली जो वैल्यू है, उस नज़र से आप उसको देख नहीं सकते। यूज़ वाली समझते हो ना, जैसे कि आप गोल्ड अगर पहनोगे तो उसको आप पहन के अगर जाओगे, थोड़ा शोबाजी होगी, है ना, तो उस शोबाजी से आपकी इज्जत बढ़ती है, तो आपको और तरीके से वो वैल्यूएबल बनाता है। प्याज है, आप खाओगे, सेहत बढ़ेगी, वगैरह वगैरह, और चीज़ें के साथ लिंक्ड है। बट शेयर्स के केस में ऐसा नहीं है। शेयर्स के केस में कोई वैल्यू तो उनसे लिंक्ड है नहीं। एक कागज के टुकड़े हैं जिसपे लिखा है कि भैया ये आपका है, वैल्यू उनकी कुछ नहीं है। वो अपनी वैल्यू, जब उनकी अपनी वैल्यू कुछ नहीं है, तो उनकी वैल्यू बढ़ और घट क्यों रही है? मैंने ये तो बता दिया कि डिमांड और सप्लाई से बढ़ रही है, लेकिन डिमांड क्यों उसकी ज़्यादा हो रही है? क्यों लोग उस ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं उस चीज़ की, जिस चीज़ की अपनी कोई कीमत ही नहीं है, जिस चीज़ का कोई यूज़ ही नहीं है? क्यों लोग उसके लिए ज़्यादा पैसे देने को तैयार हैं, और क्यों लोग उसके लिए कम पैसे देने को तैयार हैं? कंपनी की परफॉर्मेंस पे वो फैक्टर होता है कि कंपनी कैसा, पर्टिकुलर कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, उसके हिसाब से हो सकता है। और भी कई सारी चीज़ें होती हैं। मैं बिल्कुल बिल्कुल बॉटम लाइन पे आता हूँ। जो भी आदमी उसकी डिमांड जनरेट कर रहा है ना, डिमांड मैंने बताया कि इच्छा,
खरीदने की, उसकी खरीदने की इच्छा एक ही उद्देश्य से हो रही है, क्योंकि उसको लगता है कि मैं इसको खरीदूंगा और ये कुछ टाइम बाद महंगा हो जाएगा और फिर मैं इसको बेचूंगा। बहुत सिंपल। बट वो कुछ टाइम बाद महंगा क्यों होगा, वही मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले। अब आप समझो ये मैं क्यों बोला, ये ट्रिकी चीज़ है समझने के लिए। और मतलब इसकी अंडरस्टैंडिंग अगर आ जाएगी तो ऐसा समझो मार्केट की अंडरस्टैंडिंग आपको बहुत अच्छे लेवल पे आ जाएगी, अगर आपको ये एरिया समझ आ जाएगा। वो चीज़ इसीलिए वो खरीद रहा है इस उम्मीद में कि ये चीज़ महंगी हो जाएगी तब बेचूंगा। और वो चीज़ महंगी क्यों होगी? डिमांड बढ़ेगी फ्यूचर में। हाँ, क्यों डिमांड बढ़ेगी? गवर्नमेंट किसी पर रोल है, बिल्कुल बेस लाइन पे बात, बिल्कुल बेसिक्स बता रहा हूँ मैं, बहुत बेसिक्स, इतने बेसिक्स मुझे लगता नहीं कोई बताएगा। डिमांड क्यों बढ़ रही है? डिमांड इसलिए बढ़ रही है कि इसका रेट बढ़ जाएगा। और रेट क्यों बढ़ता है? क्योंकि डिमांड बढ़ती है। डिमांड, समझे आप बात? एक्चुअल में सब ढपोसला है सिंपल भाषा में, क्योंकि हम उसी चीज़ को प्रेडिक्ट कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं। हम किसी चीज़ को खरीद रहे हैं ये सोचते हुए, क्योंकि ये अब कोई और वैल्यू तो उसके साथ लिंक्ड है नहीं कि गोल्ड हो कि हम उसका ये यूज़ कर लेंगे या टमाटर प्याज हो तो ये यूज़ कर लेंगे। बस वैल्यू वो अपने से यही है कि उसकी वैल्यू हम सोच रहे हैं कि वो बढ़ेगी तो हम उसको खरीद रहे हैं। और हम खरीद रहे हैं तो हम खरीदने के लिए, अगर वो 100 रुपये में मार्केट में बिक रही है तो हमने 100 रुपये में खरीद लिया। क्यों? हमें लगता है 200 जाएगा। अब दूसरे आदमी को भी लगता है 200 जाएगा, ठीक है, पर 100 रुपये में मार्केट में कोई बेच ही नहीं रहा, लोग उसे 102 में बेच रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो 100 रुपये में बेच रहे थे उनसे तो मैंने खरीद लिया ना। अब मैं उसको बेचूंगा नहीं, क्योंकि मुझे लगता है 200 तक जाएगा। तो वो लोग ढूंढेंगे मार्केट में कौन बेच रहा है, तो उन्होंने दिखा 102 में कोई बेच रहा है तो 102 वाले से खरीद लेंगे। अब जब जब वो खरीद रहे हैं तो क्या हो रहा है, एक ट्रांजेक्शन हो रही है, और जैसे वो ट्रांजेक्शन टेक प्लेस कर रही है, मतलब जैसे वो ट्रांजेक्शन हो रही है, उस चीज़ का रेट 102 हो जा रहा है। आप समझे बात को? तो इवेंचुअली घूम फिर के बात वहीं आ जा रही है। हम ही लोग हैं जो रेट को इन्फ्लेट कर दे रहे हैं, और हम ही लोग हैं जो ये उम्मीद कर रहे हैं कि रेट इन्फ्लेट होगा इसलिए खरीद लेते हैं। ट्रिकी था बट समझ आ गया ना? हाँ, तो घूम फिर के बात वहीं आ जाती है, चाहे आप उसके परफॉर्मेंस एनालाइज करो, कुछ एनालाइज करो, एंड में आपके मन में एक ही चीज़ आती है कि अभी ये शेयर सस्ता है और ये आगे महंगा होगा। और महंगा होगा का मतलब ज़्यादा लोग रियलाइज करेंगे कि इसको खरीदना चाहिए, ये महंगा होगा। जब ज़्यादा लोगों को लगेगा कि ये महंगा होगा तो लोग खरीदने लगेंगे, रेट बढ़ने लगेगा। खरीदने वाले ज़्यादा होंगे ना, अगर डिमांड सप्लाई का कॉन्सेप्ट पता होगा, खरीदने वाले ज़्यादा हैं और क्वांटिटी लिमिटेड है, जैसे मैंने प्याज के केस में बताया कि मेरे ही पास है, दुनिया से खत्म हो गया, तो अब लोग 100 रुपये भी देंगे उस प्याज के। वही प्याज दुनिया में है तो क्यों देगा कोई उसके 100 रुपये, तो 30 रुपये में बाहर बिक रहा है। तो ये जो रेट का मूवमेंट था ये आप समझ गए, ये मेरे खरीदने और बेचने पे ही निर्भर करता है। अब डिमांड और सप्लाई जनरेट ही क्यों होती है? क्यों लोग ऐसा सोचते हैं कि इसका रेट बढ़ेगा तो उसको स्टार्टिंग पॉइंट पे खरीदते ही क्यों है? जैसे 100 रुपये में भी अगर मैं उसे खरीदना चाह रहा था तो मैं उसको क्यों खरीद रहा था? क्योंकि ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है कि जो बायर है ना उसका सेंटिमेंट चेंज होगा। मेन चीज़ तो क्या है, मेरे को बायर का सेंटिमेंट पढ़ना है कि जो खरीदने वाले हैं अगर उनका सेंटिमेंट है कि मैं और खरीदूँ, पॉजिटिव अगर उनका सेंटिमेंट है तो उनके खरीदने से रेट बढ़ेगा। तो मेरा टास्क क्या होता है कि मैं उनसे पहले खरीद लूँ, ताकि जब उनके मन में सेंटिमेंट आए कि मुझे ये खरीदना चाहिए तो मैंने ऑलरेडी खरीदा हुआ हो, और उनके खरीदने से जब रेट बढ़ते जाएं तो मेरी वाली वैल्यू का रेट और ज़्यादा बढ़ा हुआ हो। उसके लिए ये सारे जो फैक्टर्स मैं बता रहा हूँ ये सब रीजंस हैं जिसकी वजह से किसी भी बायर या सेलर का सेंटिमेंट चेंज होता है। अब आप समझ गए, प्राइमरली आपको सेंटिमेंट पढ़ना है मार्केट का कि सेंटिमेंट क्या है, सेंटिमेंट चेंज क्यों होता है, इन सब चीज़ों की वजह से। अब एक एक करके हम सब पे जाएंगे। इकोनॉमिक फैक्टर्स, ठीक है, इकोनॉमी अगर देश की अच्छा कर रही है ना, चीज़ें जनरली महंगी हो रही है हर साल, तो थोड़ा महंगाई बढ़ रही है, इकॉनमी अच्छा कर रही है, हम ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हम मान के चलते हैं हर चीज़ का रेट बढ़ता है फिर तो हमने जो शेयर्स दिए हैं इनका भी बढ़ जाएगा। सेंटिमेंट में फ़र्क आ गया, सेंटिमेंट चेंज हो गया आदमी के, सेंटिमेंट चेंज होंगे तो एक्चुअल में रेट पर फ़र्क आ जाएगा। आप समझे? कोई आदमी बैठ के नहीं कह रहा है कि इस चीज़ का इतना रेट रख दो, ये हम ही लोग तय कर रहे हैं अपने सेंटिमेंट्स की वजह से। कंपनी की परफॉर्मेंस, अगर जो कंपनी हमने खरीदी थी वो कंपनी की अभी 2 फैक्ट्री थी और अब अगर उसकी 10 फैक्ट्रियाँ हो गई हैं तो हमारे सेंटिमेंट चेंज हो जाएंगे। यार ये कंपनी तो बहुत बड़ी हो गई, जिस रेट में इसके शेयर मिल रहे हैं तो वही रेट है जिस रेट में ये तब मिल रहे थे जब 2 फैक्ट्री थी, तो तब हम उसे खरीदेंगे और हमारे खरीदने से फिर उसके शेयर्स की रेट बढ़ जाते हैं। जब तक हम उसे खरीदेंगे नहीं तब तक रेट बढ़ेंगे नहीं, चाहे कंपनी 1000 फैक्ट्री लगा ले, जब तक हमारे सेंटिमेंट नहीं चेंज होंगे कंपनी के प्रति। तो सारा खेल सेंटिमेंट का है जो कि कंपनी की परफॉर्मेंस से भी निर्भर करता है। अब इंडस्ट्री या सेक्टर है वो वाला, उसमें अगर कोई चेंजेस आते हैं तो उसकी वजह से भी, इंडस्ट्रियल सेक्टर समझते हो ना, मानो कि अब हमें पता है कि
सर्दियाँ आने वाली है ना, तो सर्दियों में जो हीटर होते हैं वो बिकने शुरू होंगे, है ना, तो वो जो हीटरों का जो पूरा इंडस्ट्री है उसमें उछाल आएगा। आप समझ गए ना बात, एक साइकिल होती है जो सर्दियों में ही आएगा। तो इससे क्या होता है कि मेरे मन में सेंटिमेंट आता है कि अभी जो चीज़ मिल रही है वो सस्ती मिल रही है, मतलब अभी गर्मियों के कपड़े सस्ते मिल रहे हैं, वो सर्दियों के कपड़े वो सर्दियों में महंगे हो जाएंगे। ये सेंटिमेंट की वजह से मैं उसको खरीदूंगा और धीरे धीरे खरीदने लगूंगा जैसे सर्दियाँ पास आने लगेगी, और वो इसी वजह से महंगा हो जाएगा क्योंकि डिमांड बढ़ जाएगी सर्दियों तक। और एक उसकी वजह से हो जाता है गवर्नमेंट पॉलिसीज और रेगुलेशन की वजह से। अगर गवर्नमेंट कोई ऐसी पॉलिसी ला देती है जैसे कि कुछ भी चीज़, अगर गवर्नमेंट बोले कि जो जो लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाएंगे उन लोगों को छूट मिलेगी 1 लाख रुपए की, तो गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी ला दी जिसकी वजह से हमें बताया अब इलेक्ट्रिक व्हीकल लोग ज़्यादा प्रेफर करेंगे। बहुत सिंपल। तो गवर्नमेंट पॉलिसी या फिर कोई रेगुलेशन गवर्नमेंट लगा दे, गवर्नमेंट बोल दे प्लास्टिक यूज़ ही नहीं करना, तो जो भी चीज़ प्लास्टिक में आती है उस चीज़ के प्रति लोगों का सेंटीमेंट चेंज हो जाएगा। सेंटीमेंट चेंज हो जाएगा, उस चीज़ को लोग बेचने की कोशिश करेंगे बजाय खरीदने की, तो उसके रेट गिरने लग जाएंगे, फिर ज़्यादा लोग बेचेंगे। सिंपल। इंटरेस्ट रेट या मॉनेटरी पॉलिसी वैसे आरबीआई वाला कॉन्सेप्ट है, पर ये देख लो जो आरबीआई होती है वो ब्याज के दर डिसाइड करती है सिंपल भाषा में। तो अगर जब वो ब्याज के दर डिसाइड करती है, अगर ब्याज महंगा हो जाएगा बैंकों में तो लोन लेना महंगा हो जाएगा, गाड़ियाँ खरीदना लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं वहाँ से आपके सेंटीमेंट चेंज होंगे कि अगर लोन महंगा हो गया तो ये चीज़ों पर फ़र्क पड़ेगा, तो ये चीज़ों को खरीदना है या बेचना है उस डिसीजन पे भी फ़र्क पड़ेगा। डिसीजन पे फ़र्क पड़ेगा तो उस चीज़ के रेट पे फ़र्क पड़ेगा। इन्वेस्टर के सेंटीमेंट एंड मार्केट साइकोलॉजी, ये इन सब चीज़ों का निचोड़ है जो ये वाली लाइन है, इन्वेस्टर के सेंटीमेंट और मार्केट साइकोलॉजी। कभी कभार चीज़ें बढ़ रही है तो लोगों को लग रहा है कि ये बढ़ती रहेंगी, तो चीज़ इसीलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि लोगों को लग रहा है कि चीज़ें बढ़ेंगी, बस उसके पीछे कोई ऐसा लॉजिकल रीज़न नहीं होता है ना। बस साइकोलॉजी मार्केट की ऐसी होती है, लोग बोलते हैं कि अब यार अब ना ये बहुत सालों से मार्केट गिर रहा था, अभी कोई रीज़न नहीं है बढ़ने का, बस लोगों को लग रहा है बहुत सालों से गिर रहा था और अब बढ़ेगा, तो वो बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि लोगों को लगने लग जाता है और इसलिए लोग खरीदने लग जाते हैं। तो इस तरीके से मार्केट में चेंज होता है। और कुछ ग्लोबल फैक्टर्स भी होते हैं, दूसरे देश में कोई वॉर छिड़ गई, कोई कोई कहता है नेचुरल क्लैमिटी आ गई, मानो कहीं पे कोई बहुत बड़ी बाढ़ आ गई किसी कंट्री में, अब उस बाढ़ से डायरेक्टली फ़र्क यहाँ कोई नहीं पड़ा और लोगों के सेंटीमेंट में पड़ गया कि वहाँ अगर बाढ़ आ गई तो यहाँ पे जो है जो भी कंपनीज लिंक्ड होगी उस जगह से उनके काम में फ़र्क आएगा, फिर उससे इसमें आएगा, तो लोग सोचने लग जाते हैं बहुत कुछ और उसकी वजह से चेंज हो जाता है मार्केट को। अब कोई भी फैक्टर जो है हमारे कंट्रोल में तो है नहीं, है ना, कि एक भी फैक्टर जो है हमारे कंट्रोल में नहीं है, बट हम उसको एनालाइज कर सकते हैं, है ना। जो भी चीज़ें घटित हो रही है हमारे आसपास हम उसको पढ़ के देख के एनालाइज कर सकते हैं। और सारा कुछ जो खेल है मार्केट में ज़्यादा कमाना या कम कमाने से वो इस एनालिसिस के ऊपर ही डिपेंड करता है। वही मास्टर है जो बेटर एनालाइज कर सकता है वो बेटर डील्स करेगा, है ना। तो एनालिसिस क्या है कि एनालिसिस तो कई तरीके के होते हैं, कई चीज़ों को हम एनालाइज कर सकते हैं। तुम इकोनॉमिक फैक्टर्स को एनालाइज करने के लिए पूरी इकोनॉमी पढ़ने लग जाओ, समझने लग जाओ, समझे बात, वो है अलग कहानी है। बट मार्केट में अब कौन सी चीज़ किस तरीके से क्या इम्पैक्ट डालेगी, इतनी चीज़ें हैं, कोई भी चीज़ कहीं से भी इम्पैक्ट डाल सकती है सेंटीमेंट पे। सेंटीमेंट मतलब भावनाएं तो कहीं से भी आहत हो सकती हैं, है ना। आप किसी को कुछ कह दो उसकी भावना आहत हो जाती है, तो भावनाएं कहीं से भी आहत हो सकती है, इसलिए हर एक चीज़ को तो हम नहीं पढ़ सकते, ना ही हर एक चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो मार्केट में 2 बेसिक से एनालिसिस हैं और 2 सबसे इंपॉर्टेंट एनालिसिस हैं जिनको हम बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस। अब इसके बाद पूरी कहानी इन्हीं 2 के अराउंड रिवॉल्व करती है कि टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं और होता क्या है दोनों। टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ एक लाइन में मैंने एक्सप्लेन किया है कि हाउ इज़ द प्राइस मूविंग, प्राइस कैसे मूव कर रहा है, ये टेक्निकल एनालिसिस से हम समझने की कोशिश करते हैं। मान के चलो किसी चीज़ का प्राइस आज 10 रुपये है, कल उसका प्राइस 20 रुपये होता है, परसों 30 रुपये होता है, उसके बाद 40 रुपये होता है, उसके बाद 50 रुपये होता है, हर दिन फिर अगले दिन 60 रुपये होता है। तो अब आपको क्या करना था, एनालाइज करा आपने इस डेटा को जो मैंने आपको दिया अभी, आज 10, 20, 30, 40, 50, अब बताओ उसका अगले दिन प्राइस क्या होगा। तो एनालाइज करने में क्या आया, भाई 10 रुपये के हिसाब से बढ़ रहा है, बढ़ेगा, हो जाएगा, फिर हो जाएगा। तो ये आपने एनालाइज करके प्रिडिक्ट किया कि ये बढ़ते हुए ट्रेंड में है, इसको हमें खरीदना चाहिए क्योंकि ये हर दिन 10 रुपये से बढ़ रहा है। बहुत सिंपल बता रहा हूँ मैं, इसको बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। जब हम इसको फुल सेशन इसी पे रखेंगे तब आपको समझ आएगा कि कितने और कॉम्प्लेक्स तरीकों से हम इसको समझने की कोशिश कर सकते हैं। सिर्फ प्राइस के मूवमेंट को देख के हम पूरे मार्केट के सेंटिमेंट्स का आइडिया लगाएंगे कि सेंटिमेंट कैसा है। अब मैं एक और छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। अगर प्राइस जल्दी बढ़ रहा है तो आपको समझ आ रहा है कि सेंटिमेंट बहुत ही पॉजिटिव है,
मार्केट में ज़्यादातर लोग सोच रहे हैं कि अच्छा होने वाला है, अच्छा होने वाला है, अच्छा होने वाला है, और पॉजिटिव सेंटिमेंट है। तेज़ी से मार्केट गिर रहा है तो आपको लगेगा कि यार बहुत सारे लोगों का जो थॉट प्रोसेस है बहुत नेगेटिव है मार्केट को लेके, इसलिए मार्केट तेज़ी से गिर रहा है। या आपने सेंटिमेंट से मार्केट को नहीं समझा, बल्कि सेंटिमेंट तो आपको पता नहीं था क्या है, पर उसकी वजह से मार्केट पे फ़र्क आया। तो मार्केट पे जो फ़र्क आया वो देख के आप एनालाइज कर रहे हो कि लोगों का सेंटिमेंट क्या है, आप समझे, और किस तरीके का आगे रहने वाला है, प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। अगर प्राइस कभी बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, तो उससे आपको समझ आता है कि लोगों का सेंटिमेंट कंफ्यूज्ड है, वो एक्चुअल में सही वैल्यू दे नहीं पा रहे चीज़ को। अभी कभी वो उसकी वैल्यू बढ़ा देते हैं, हर 2 दिन में फिर बढ़ा घटा देते हैं, तो मार्केट में सेंटिमेंट्स बिगड़ रहे हैं। बहुत सिंपल भाषा में ये बेसिक्स है टेक्निकल एनालिसिस के। क्वेश्चंस के लिए मैं अभी अलग से तीसरी स्लाइड उसी की है, ठीक है, क्योंकि खत्म होने वाली है, बस ये लास्ट ही स्लाइड है। अब फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है? फंडामेंटल एनालिसिस मतलब कि हाउ इज़ द कंपनी डूइंग, क्योंकि इतने सारे स्टडीज़ में लोगों ने ये समझा है कि या तो आप प्राइस किस तरीके से मूव कर रहा है वो देखते हुए एनालाइज कर लो कि लोगों के सेंटिमेंट क्या है और तब प्रिडिक्ट करो, या फिर मेजरली प्राइस का मूवमेंट जो है ना, लोग कंपनी के काम को लेके डिसाइड करते हैं कि कंपनी कैसा कर रही है, मेजरली लोग, क्योंकि ये तो लोगों के हाथ में है ना, कि मतलब वो खुद डिसाइड कर रहे हैं कंपनी को देखते हुए कि प्राइस उसका कैसा रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, क्या मैं इस कंपनी को वैल्यू करूँगा, उसके काम को देखते हुए। बाकी अगर नेचुरल कोई फैक्टर है कि यार वहाँ भूकंप आ गया, वहाँ बाढ़ आ गई, वो तो लोगों के हाथ में है नहीं, पर लोगों को ये पता है कि भाई कंपनी का काम तो कंपनी के हाथ में है, कंपनी किस तरीके से कर रही है वो मुझे दिख रहा है, तो उस हिसाब से मैं इसको जज करूँ। तो कंपनी कैसा काम कर रही है, उन्हीं लोगों में हम भी हैं कि जो हम कंपनी के काम को जज करेंगे कि कंपनी किस तेज़ी से बढ़ रही है, किस तेज़ी से घट रही है, किन चीज़ों में कंपनी अच्छा कर रही है, क्या बेकार कर रही है, किस तरीके के रिफॉर्म्स ला रही है। उस चीज़ को प्रिडिक्ट करते हुए हम कंपनी का अगला आगे का पाथ प्रिडिक्ट करते हैं, और उसी चीज़ को करने को कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। बहुत ही सिंपल भाषा में 2 एनालिसिस हैं, इनको डिटेल में पूरा सेशन एक एक इन्हीं पे रहेगा कि फंडामेंटल एनालिसिस में क्या क्या देखना होता है, टेक्निकल एनालिसिस में क्या क्या देखना होता है, और इसी के हिसाब से हम पूरा अपना ट्रेडिंग की जर्नी को शुरू करेंगे एनालिसिस वाले पार्ट पे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अभी तक जो भी पढ़ाया था सब बेसिक्स था, अब ये थोड़ा सा वैसा आएगा, एनालिसिस वाला पार्ट है जो थोड़ा सा एडवांस होता है। चलो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे वो सेंटिमेंट वाली जो बात बोली थी, तो ऐसा भी हो सकता है ना कि एक पर्टिकुलर कंपनी के टुवर्ड्स जो सेंटिमेंट है वो अलग हो, और ओवरऑल मार्केट के टुवर्ड्स जो सेंटिमेंट है वो एक अलग हो, मतलब बिल्कुल बिल्कुल होता ही ये है, हर कंपनी के प्रति आपके सेंटिमेंट अलग अलग होते हैं। बट ऐसा क्या होता है, लोग कहते हैं, कभी कभी टाइम नहीं आता कि लोग कहते हैं यार आजकल ना मार्केट बहुत गिर रहा है। हाँ। ऐसा कैसे हो रहा है? जब हर कंपनी का सेंटिमेंट अलग है तो पूरा मार्केट क्यों गिर रहा है? क्योंकि कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से पूरे मार्केट के प्रति ही सेंटिमेंट चेंज होते हैं। मानो कोरोना आ गया, अब हमें पता है सभी का धंधा बंद होगा, अब चाहे उसमें सबका नहीं बंद हो रहा है पर पूरा मार्केट गिर रहा है। फिर लोग रियलाइज़ करने लग जाते हैं कि अगर कोरोना आ गया तो इसका मतलब है कि जो फार्मेसी वाली कंपनीज हैं, डॉक्टर वाली लाइन से रिलेटेड है, मेडिकल लाइन से रिलेटेड है, मतलब उनका धंधा अच्छा चलेगा, तो वो रेट बढ़ने लग जाते हैं। तो जब ये आपने देखा ना, जब कोविड आया था तो मार्केट गिर रहा था और वो रेट बढ़ रहे थे। आप समझ गए बात को? और जो हमारा रेशियो होता है, ये सारा मतलब कई सारा रेशियो होता है, हाँ, वो किसमें सब- टेक्निकल में आता होगा? नहीं, रेशोज सारे फंडामेंटल में आते हैं। अच्छा हाँ, हम सॉरी फंडामेंटल में आते होंगे, ठीक है। टेक्निकल में सिर्फ नहीं प्राइस मैं और कुछ भूल नहीं गया। आता। जो शेयर हाँ, वाले हाँ। प्राइस है वो टेक्निकल में आता है, सिर्फ प्राइस आता है। जितने लोग तुम देखते होंगे ना कि ये बोलिंगर बैंड पढ़ा रहे हैं, ये मूविंग एवरेजेस हैं, ये है, ये वो सब प्राइस के ही अराउंड रिवॉल्व करता है। आप समझ रहे हो ना? कोई बोलेगा जी। तुम्हें कि इसमें इतने का गैप होता है, वो है, इतनी बड़ी कैंडल बन रही है वगैरह वगैरह। कैंडल कैसे बन रही है? प्राइस की वजह से तो बन रही है। सारा गेम ही प्राइस हाँ, का है। अगर बिल्कुल। उसको प्राइस से ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश करोगे तो उसमें फंसते जाओगे, समझ नहीं आएगा। बट अगर उसके बेसिक्स आपको हाँ, समझ आएंगे कि प्राइस का हिलने को ही ये टेक्निकल बोल रहा है, और उसी के लिए इन्होंने सारे इंडिकेटर बना रखे हैं कि प्राइस कैसे हिल रहा है, उसको इस इंडिकेटर से ये बताएगा या उस इंडिकेटर से वो बताएगा। समझे? हाँ, समझ गया। पल्लवी कुछ पूछ रही थी। हाँ हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है, आईपीओ से रिलेटेड है। मतलब एक कंफ्यूजन भी आया मेरे मन में इसे लेके। जैसे आपने बोला कि कंपनी को सिर्फ उस प्राइस से मतलब होता है जब वो आईपीओ लॉन्च करती है, उस टाइम पर स्टॉक का प्राइस क्या है उससे कंपनी को मतलब है, राइट? उसके बाद स्टॉक मार्केट में जाने के बाद आफ्टर द बायर्स बाय दो स्टॉक्स, उसके बाद कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस प्राइस में कितना फ्लक्चुएशन आता है, राइट? हाँ, तो फिर ऐसा क्यों होता है कि कंपनी की परफॉर्मेंस डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है उस स्टॉक प्राइस को?
क्योंकि जितना ये वाला कॉन्सेप्ट से तो यही समझ में आ रहा है कि स्टॉक्स एक अलग ही एंटिटी हो गए और कंपनी एक अलग ही एंटिटी हो गई। तो ये था मेरा क्वेश्चन बस। अगर कंपनी को उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो लोग कंपनी की परफॉर्मेंस से कैसे स्टॉक्स के वो जजमेंट कर रहे हैं। अगर कंपनी कल को प्रॉफिट कमाती है, कंपनी अपनी ग्रोथ के ऐसे लेवल पे पहुंच गई है, मानो अभी कंपनी 100 करोड़ प्रॉफिट कमाती थी, मान के चलते हैं कि अभी कंपनी का प्राइस है 100 रुपये हर एक शेयर का आपने ले रखा है, प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा, ठीक है। आप कह रहे हो कि कंपनी के हिसाब से हम उस प्राइस को नहीं जज करेंगे कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही। कंपनी अच्छा परफॉर्म करने लग गई, आप उसको नहीं जज कर रहे, कोई भी जज नहीं कर रहा कंपनी के हिसाब से, तो प्राइस चेंज नहीं होगा। जाहिर सी बात है, आप भी तो चेंज करते हो ना प्राइस को, प्राइस नहीं चेंज होगा, प्राइस वही है जो स्टार्टिंग में कंपनी जब आई थी तब था। अब कंपनी बहुत अच्छा कर रही, पहले कंपनी 1 करोड़ प्रॉफिट करती थी, अब 100 करोड़, अब 1000 करोड़ प्रॉफिट कर रही है साल का, है ना। सब जानते हैं कि एक टाइम बाद कंपनी को ऐसी भी स्थिति आती है कंपनी के पास जब कंपनी एक्सपैंड नहीं कर पाती। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि भाई कंपनी ने पूरा मार्केट एक्वायर कर लिया और एक्सपैंड नहीं कर पा रही, या फिर एक्सपैंड वो इतनी तेज़ी से नहीं कर पा रही जितना उनके पास हर साल पैसा आ जा रहा। उनके पास हर साल 1000 करोड़ आ जा रहा, उनके पास फैक्ट्री लगाने के लिए जगह ही नहीं है, उन्हें इन्वेस्ट करने के लिए जगह ही नहीं है, मुश्किल से 10-20 करोड़ का उनके पास और स्कोप है कि वो कहीं इन्वेस्ट कर दें, है ना। तो बाकी 900-800 करोड़ कुछ बच जाएगा ना कंपनी के पास प्रॉफिट में। अब उसका कंपनी क्या करेगी? अब कंपनी का जो बोर्ड होगा जो इस प्रॉफिट का डिसीजन लेगा, उस बोर्ड में कौन है? जो कंपनी के प्रमोटर है, वो भी है प्रमोटर, शेयर होल्डर। अब हाँ, शेयर होल्डर प्रमोटर भी है, ठीक है। शेयर होल्डर तो उसमें भी थे जो बोर्ड के मेंबर्स को क्या कहते हैं, उनकी सीट पे वोटिंग करके बिठा रहा है, ठीक है। तो बोर्ड के मेंबर्स में ज़्यादातर टाइम्स ऐसा भी होता है जो शेयर होल्डर्स है उनमें से भी कोई होता है जो ज़्यादा नंबर ऑफ शेयर्स होल्ड करते हैं। जब बोर्ड पे, कहा था मैं, बोर्ड पे जब वो लोग हैं जिनके पास शेयर होल्डिंग कंपनी की है और उन्हें दिख रहा है कि कंपनी के पास प्रॉफिट इतना है कि वो उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते आगे, तो वो एक 800-900 करोड़ का क्या करेंगे? वो कहेंगे इसको शेयर होल्डर्स में बांट दो, जो कंपनी के मालिक है एक्चुअल, बांट दो। क्यों बांटेंगे? क्योंकि वो खुद भी मालिक, वही वो डेजिग्नेशन उन्होंने वहाँ ले रखी है, पर वो खुद भी शेयर होल्डर हैं और बड़े पार्ट की हैं। आपने तो 0.001% होगा, उनके पास किसी के पास 5%, किसी के पास 10% होगा। तो मान के चलो किसी पे 10% है तो 800 करोड़ का 10% उसे मिलेगा, मतलब 80 करोड़ रुपए, तो 80 करोड़ उसे मिलेगा। तो जब उसको लग रहा है, प्राइमरी उसका गोल था कंपनी को एक्सपेंड करना, हर साल वो प्रॉफिट आ रहा था, वो कंपनी में डाल रहा था, कंपनी इतनी बड़ी हो गई कि हर साल प्रॉफिट भी बड़ा हो गया। अब 800 करोड़ प्रॉफिट आया, एक्सपेंड करने की जगह नहीं है, तो नेक्स्ट ऑप्शन तो यही है ना कि वो कहेगा कि शेयर होल्डर्स में बांटो, फिर शेयर होल्डर्स में बटेगा। फिर आपके पास वो कंपनी जिसका रेट अभी तक 100 रुपये है हर एक शेयर का, क्योंकि रेट हमने चेंज नहीं किया, क्योंकि जैसा आपने कहा कि हम कंपनी से क्यों उसके रेट को लिंक कर रहे हैं, अगर स्टार्टिंग में कंपनी को फ़र्क ही नहीं पड़ा। तो जब हमने रेट वो चेंज ही नहीं हुआ, आपके पास 100 रुपये का एक शेयर पड़ा है और उस 100 रुपये पे अगर आपको कल को 10 लाख 20 लाख रुपए कंपनी कमा के ऐसी दे देगी, तो आपके पास कितना बड़ा फ़ायदा है? कोई दूसरा आदमी आपसे 100 रुपये का शेयर खरीदना चाहेगा ना, बहुत सिंपल भाषा में, ये 100 रुपये का शेयर मुझे दे दो, बस। इसलिए हम उससे लिंक कर देते हैं अपने सेंटिमेंट्स की कंपनी की परफॉर्मेंस से, कि कल को ऐसा कुछ भी होता है तो कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म करती है, डिविडेंड बांटती है मोटा, तो मैं इस शेयर को अपने पास रखता हूँ ताकि डिविडेंड मुझे मिलेगा। डिविडेंड मतलब वो प्रॉफिट जो कंपनी ने कमाया है वो आपको बांटेगा, ठीक है। अब स्टार्टिंग में जब कंपनी ने शेयर्स अलॉट किए थे, उस टाइम कंपनी को क्यों नहीं फर्क पड़ा? उसके पीछे रीजन ये है कि जब कंपनी ने आपको शेयर्स दे दिए, कंपनी ने एक ही उद्देश्य से दिए, कंपनी को चाहिए था पैसा। कंपनी ने आपको शेयर दिए, कंपनी को मिल गया पैसा। अब आप कहो कि उस शेयर की वैल्यू हम ज़्यादा में इधर बेच रहे हैं, ज़्यादा में उधर बेच रहे हैं, कम में उधर बेच रहे हैं, उससे कंपनी को थोड़ी पैसा मिल रहा है, उससे तो आप आपस में ही एक दूसरे को पैसा दे रहे हो ना, आप समझ रहे हो ना। तो आपस में एक दूसरे को जब आप पैसा दे रहे हो, जब आप कंपनी को फ़र्क नहीं पड़ रहा उस चीज़ से, तो वही फ़र्क पड़ेगा कंपनी को कि आप उसका शेयर की वैल्यू कहाँ ले जा रहे हो, है ना। कंपनी को तो जो शुरू में मिलना था पैसा, वो ज़्यादा मिला है, कम मिला, वो मिल गया। हाँ, बाकी तो यही है, मतलब आईपीओ से रिलेटेड ही था कि जैसे आईपीओ का जो वो प्राइस जो डिसाइड होता है, मतलब जैसे अभी बात करें कि कंपनी ने बोला कि हम 1000 रुपये का मतलब निकालते हैं, चलो इस शेयर के ऐसे करके। तो अभी जब कंपनी अपने शेयर को जैसे निकालेगी तो उन्होंने जैसे 1000 रुपये फिक्स किया है, तो फर्स्ट टाइम में तो 1000 का फिक्स है या कुछ और फैक्टर है जिससे ऊपर नीचे भी हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, ऊपर नीचे मतलब कंपनी जब निकाल रही है तभी। हाँ, उस टाइम पे ही। उस टाइम पे तो कंपनी ने चुना है ना, जो कंपनी को लग रहा है। देखो कुछ ना कुछ अच्छा, होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं सेबी के, कि आपकी कंपनी तभी लिस्ट होगी जब वो इतने % से सब्सक्राइब हो जाएगी। इतने से सब्सक्राइब मतलब इतने लोग उसको, मतलब 80-90% जो आपने शेयर्स डाले हैं वो लोग खरीदेंगे लोग तब जब उनको लगेगा कि उतनी वैल्यू उसकी होनी चाहिए।
तो कंपनी के पास अपर की तो कैपिंग आ गई कि कंपनी अगर ज़्यादा महंगा शेयर्स को करेगी, लोग खरीदने को एग्री नहीं होंगे, खरीदने को एग्री नहीं होगी, कंपनी नहीं लिस्ट हो पाएगी, क्योंकि सेबी का नियम है कि 80% से ज़्यादा, ऐसा कुछ भी अगर नियम है, एग्जैक्ट परसेंट नहीं बता पर है नियम, कितने से ज़्यादा उसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा पब्लिक को, और अगर नहीं किया तो कंपनी लिस्ट नहीं हो पाएगी। तो कंपनी के पास वो वाला डर है ही कि भाई इतने से ज़्यादा, एक लिमिट से ज़्यादा कंपनी की वैल्यू नहीं कर सकते, इतने मूर्ख कोई भी नहीं है जो हमें इतने ज़्यादा पैसे दे देगा, है ना। और बॉटम लाइन भी कंपनी को पता ही है, क्यों, क्योंकि अगर कंपनी उसको ज़्यादा ही सस्ते से कर देगी तो जो शेयर होल्डर्स हैं, अगर पहले से ऑलरेडी जो प्रमोटर्स हैं, वो तो अगर आप लोग होते वो, तो आपको पता है ना कि कितने रेट से नीचे मेरी कंपनी बहुत सस्ती है, उतना तो आपको आइडिया है ही ना। और महंगा आपको जितना मिल जाए उसका रेट उतना अच्छा, लेकिन वहाँ पे कैपिंग सेबी की है, मतलब सेबी की कोई कैपिंग नहीं है, बट वहाँ पे कैपिंग जनता की है, जनता खरीदेगी नहीं अगर ज़्यादा महंगे हैं, बताओ। तो वैल्यू तो इन द एंड, मैंने कहा ना, मार्केट एक लिविंग थिंग है, वैल्यू तो मार्केट अपने आप डिसाइड कर लेगा, कोई इंडिविजुअल नहीं। वैल्यू कैसे डिसाइड होगी, जो मैंने बताया था, जहाँ पे एक बायर एक वैल्यू लगाता है, उसने डिसाइड नहीं करी, सेलर ने वैल्यू लगाई, उसने भी डिसाइड नहीं करी, जब दोनों ने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया तो वैल्यू डिसाइड हुई कि हाँ, जिस पे दो लोगों ने एग्री किया यही इस चीज़ की वैल्यू है। और ये जो अभी बात करी कि जब कोई मतलब वही कि जैसे एक रैंडम नंबर की 70% लोग जब जो है सब्सक्राइब करेंगे, तो सब्सक्राइब करना क्या होता है, मतलब क्या खरीदने को बोलते हैं? खरीदने को, वो टर्म खरीदने के लिए एक्चुअली, वो सब्सक्राइब करना इसलिए उसे बोलते हैं क्योंकि ना, जब आईपीओ आता है ना, ऐसे नहीं है कि आपने बाई पे दबाया और कंपनी के शेयर्स मिल गए। आईपीओ आता है तो पहले उसको सब्सक्राइब करना पड़ता है कि हाँ, हम इंटरेस्टेड है खरीदने के लिए, ऐसा। और इंटरेस्टेड है फिर, क्योंकि देखो आईपीओ ऐसे 100 शेयर्स आएंगे, 1000 लोग हैं जो खरीदना चाह रहे हैं, सब बाय दबा देंगे तो कौन खरीदेगा, समझ आए। तो सबके सब ना अपनी अपनी तरफ से सब्सक्राइब करेंगे कि भाई मैं भी चाहता हूँ, मैं भी चाहता हूँ, फिर रैंडमली वो 100 शेयर कुछ लोगों को मिलेंगे। ऐसा समझो 90% लोगों को मिलते ही नहीं है शेयर, ऐसा समझो अगर अच्छी कंपनी है तो 99% लोगों को मिलते ही नहीं उसके शेयर्स, बहुत कम लोगों को मिलते हैं। तो यानी कि फिर तो जैसे जो कंपनी है वो अपना प्राइस अच्छा खासा ऊपर लगा सकती है, जब ऐसा हर बार मतलब 90% लोगों को तो मिलना ही नहीं है। ये मैं तब बता रहा हूँ, एक नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में ज़्यादातर लोग खरीदने के लिए होते हैं कंपनी को, लेकिन अब तुम ऐसा समझो, कहा था ना मैंने 80% का क्राइटेरिया अगर है और 70% ने बाय कर भी लिया, कंपनी तो लिस्ट नहीं हो पाई ना, वो वापस हो गए ना सारे ट्रांजेक्शन कैंसिल। अच्छा, वो वापस जाता है फिर पैसा? फिर वापस ना, फिर कंपनी लिस्ट ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि मतलब आपकी कंपनी में इतना पोटेंशियल ही नहीं है कि उसको 80% लोग खरीदने की डिमांड रख रहे हैं। तो हमेशा कंपनी कोशिश करेगी कि ये सिचुएशन तो ना आए कभी, एक बार को थोड़े ज़्यादा आ जाए डिमांड, अच्छी बात है, लेकिन वो सिचुएशन ना आए। और कहीं ना कहीं प्रमोटर के लिए हाँ वैल्यू करता है अगली बार के लिए भी, क्योंकि फिर पॉसिबिलिटी बिल्कुल जीरो हो जाएगी, क्योंकि एक बार पता लग गया सबको कि यार इस मतलब ऐसा महसूस नाम खराब हो जाता है ना, अब जब नाम खराब हो जाएगा। हाँ, वो बस वही तो बात। तो कोई भी कंपनी उस वाले झंझट में नहीं पड़ना चाहती, बहुत नहीं जाएगी। अंडर सब्सक्रिप्शन कहलाता है ये। एग्जैक्टली, सत्यम भाई को सारे टर्म्स पता है, अंडर सब्सक्रिप्शन। वैसे मैंने सोचा एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं सारे मतलब टर्म्स जो है ना मार्केट से रिलेटेड, जो मैंने इतने ज़्यादा डिस्कस नहीं करे हैं टर्म्स को, क्योंकि बहुत सारे टर्म्स यूज़ होते हैं अलग अलग। जैसे आईपीओ है ना, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, वर्ड से मैंने बताया था, इनिशियल फर्स्ट टाइम पब्लिक, जनता को ऑफर किया जा रहा है। वैसी एफपीओ होता है, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। वही कंपनी जिसके पास 100 शेयर थे शुरू में, उसने जब 50 शेयर निकाल दिए पब्लिक में और 50 शेयर उसके प्रमोटर्स के पास है, अगर वही कंपनी चाहे कि उन्हें और पैसा चाहिए कुछ सालों बाद, तो वो 50 शेयर जो उनके पास, मतलब 50% हिस्सा, शेयर तो नहीं, शेयर्स की वैल्यू और क्वांटिटी चेंज हो सकती है। तो मानो जो 50% कंपनी का हिस्सा कंपनी के प्रमोटर पे था, कंपनी कहती है इसमें से 20% मैं और देना चाहता हूँ पब्लिक में, 30% अपने पास होगा, फिर 20% के नए फ्रेश इशू होंगे। तो वहाँ पे भी एक टर्म आती है फ्रेश इशू, और एक और टर्म है उसका मैं भूल गया, जिसमें कंपनी जो प्रमोटर वो पैसे ले जाते हैं। तो फ्रेश इशू का मतलब है कि वो नए शेयर्स फ्रेशली इशू कर रही है पब्लिक में दोबारा से, तो उसको बोलते हैं एफपीओ। अब कंपनी का आ रहा है एफपीओ, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। इस तरीके के बहुत से मतलब कॉर्पोरेट एक्शंस बोलते हैं कि जो कंपनी करती है, जैसे स्प्लिट करती है शेयर को, बोनस डिक्लेयर करती है शेयर के ऊपर, ऐसे बहुत सारी चीज़ें करती है। बट वो सब कुछ अभी जानना है, मतलब वो नहीं है, अगर सिर्फ पैसा कमाना है और वो सब ना भी पता हो तो चल जाता है, बट एनालिसिस पता होना चाहिए, एनालाइज कैसे करना है, सब कैसे करना है। हाँ बोल रही क्वेश्चन, क्या हाथ तो खड़ा कर दिया, क्वेश्चन नहीं बोली। एक क्वेश्चन है एक क्वेश्चन ये है कि आईपीओ खरीदने में लोग इंटरेस्टेड क्यों होते हैं ज्यादातर लोग? क्योंकि इन द एंड तो वो शेयर मार्केट में आने वाला है ना, और अवेलेबल हो ही जाएगा 2-4 दिन में, या
आईपीओ लॉन्च होने के कुछ ही दिन में वो स्टॉक मार्केट में अवेलेबल है, तो आईपीओ खरीदने में कोई इंटरेस्ट क्यों दिखाएगा? देखो आईपीओ में कंपनी ने फर्स्ट टाइम शेयर दिए, कंपनी ने कहा कि 100 रुपये का शेयर है। मैं अब मुझे पता है कि यार इस शेयर की वैल्यू ना ज़्यादा होनी चाहिए थी, मैंने जल्दी से वो 100 रुपये का शेयर खरीद लिया कंपनी के आईपीओ से, क्योंकि मुझे पता है उसकी वैल्यू ज़्यादा है। मतलब मैं उसको खरीदूंगा तो मेरे खरीदने के बाद कोई भी मुझे उस कंपनी के ज़्यादा रुपये देने को रेडी हो जाएगा। अगर ज़्यादा रुपये देगा तो मैंने तो 100 में खरीदा है, कोई उसके 200 देगा तो सीधे सीधे मैं 100 रुपये कमा लूँगा एक झटके में। तो इसलिए लोग ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं इस उम्मीद में। कहा ना बात सेंटिमेंट की है, इस उम्मीद में है क्योंकि उनका सेंटिमेंट ये बोल रहा होता है कि इसका शेयर ज़्यादा महंगे में बिकना चाहिए बाद में। बट हमेशा वो बात सच नहीं होती, कभी कंपनी मतलब पब्लिक इसी उम्मीद में खरीदती है और वो आधा हो जाता है रेट। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर पब्लिक को लगता है कि वो घटिया कंपनी है, उसके शेयर नहीं खरीदने चाहिए। तो वही प्रिडिक्शन का तो सारा गेम। फिलहाल के इतना रखते हैं। थैंक यू यहाँ पे सब लोग आने के लिए, और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना हमेशा वाला जो पता ही है। तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में लिख